Hello everyone, very warm welcome to here. This is Barkha ma'am, your aptic guru. So भाई नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है और क्लास 9 10th के बाद जो स्टूडेंट्स इस ईयर 11th में प्रमोट हो चुके हैं और उन्होंने अपना आईटी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है, मतलब आपके स्कूल में यदि क्लास 11th में आपको आईटी मिला है तो बेटा जी आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से इस सेशन से इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 802 की। यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th में आईटी बुक कोड 402 है और क्लास 11th एंड 12th में आईटी बुक कोड 802 है। तो अपने कोड का भी ध्यान रखना है आपको। बाकी क्लास 9 10th आईटी के भी वीडियोस अवेलेबल है, क्लास 11 12th के आईटी सीएस आईपी के भी वीडियो लेक्चर्स अब आपको मिल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10 से इस ईयर क्लास 11th में आए हैं और क्लास 12th में प्रमोट हुए हैं 11th के बाद, बेटा सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आईटी एआई आईपी सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत आपकी बरखा मैम अपने इस चैनल पर कर चुकी है। खबर आपको मिल गई होगी, टाइम टेबल आपको मिल गया होगा, कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलरली मैं टाइम टेबल आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो शुरुआत करेंगे श्री गणेश करेंगे क्लास 11th आईटी 802 का चैप्टर नंबर 1 के साथ। अब यूनिट नंबर 1 आपको पता है, सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। सिलेबस वाला वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से सिलेबस एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर आपको दिया हुआ है बेसिक्स का है कि आपको कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ 4 से 5 चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। तो पहला चैप्टर आज इस वीडियो में खत्म करेंगे, पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट आज इस वीडियो में करवा देने वाली हूं। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को हम यहां खत्म करेंगे। अब जो आप बचपन से कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब जब आप क्लास 1st में थे, 2nd में आए, 8th में आए, 9th में आए, 10th पास आउट किया और अब 11th में आए हो, तो जितना भी आपने जो कंप्यूटर्स के बारे में अभी तक पढ़ा है वही बेसिक्स आपको यहां पर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। मतलब जो पूरा यूनिट है उसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक्स ही पढ़ना है। अब जो कंप्यूटर्स आजकल क्या बहुत ज्यादा बूम पर है, टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर है। मतलब कि हम बात करें तो हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, इंटरनेट की दुनिया है, कंप्यूटर वर्ल्ड है, जहां पर हर कोई काम आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप पीसी इंटरनेट की मदद से कर सकते हो। तो यदि हम आजकल के वर्ल्ड की बात करें तो बेटा कंप्यूटर एक नेसेसरी पार्ट हमारा बन चुका है। मतलब कि जितने ज्यादा आपके लिए बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रहना खाना पीना जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एसेंशियल है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा मोबाइल डिवाइस भी है, लैपटॉप पीसी भी है, क्योंकि आजकल हर एक काम एक सिंगल क्लिक पे आप घर बैठे 24/7 आवर्स कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे टूल्स ने आपको इतना कन्वीनियंसी प्रोवाइड की है तो हम क्यों भटके इधर उधर, है ना जी। तो हम क्यों ना इन सारी चीजों का यूज करें। तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स हमारी लाइफ क्या हो चुकी है, रूटीन की जो लाइफ है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो चुकी है ना। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी सीन इन एवरीवेयर। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नाउअडेज वेयर इट इज टेलीविजन, मशीन, वॉचेस, मोबाइल फोन्स, लिस्ट ऑफ एंडलेस डिवाइसेस। अगर हम आज की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक तो सिर्फ कंप्यूटर्स डिवाइसेस हुआ करते थे, धीरे धीरे मोबाइल फोन्स में भी नए नए फीचर्स नई नई वैरायटीज आपको देखने को मिली और आज इंटरनेट पर बेस्ड आप अपनी वॉशिंग मशीन, एयर कूलर्स और जितनी भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, चाहे आप रिस्ट वॉच पहनते हो, स्मार्ट वॉच पहनते हो, हर एक छोटे से छोटा डिवाइस भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो इस बात को तो आप लोग मानते हो ना। सो ऑल दिस पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इजी एंड एक्यूरेसी वी गेट दिस डिवाइसेस, क्योंकि ये हमें इजी ऑफ यूज भी प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंसी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं, रिलायबल टूल्स होते हैं। ओके जी, तो इसी के साथ में कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे चैप्टर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स होते क्या है, किस मैकेनिक्स पे काम करते हैं, इसका क्या काम होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और वो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो। समझ में आ गई बात। तो इस पूरे चैप्टर में हमें कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ना है, वो भी थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना है, ठीक है जी। तो आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो बेसिक सफिशिएंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा थोड़ा सा एडवांस हमें 11th में पढ़ना है, फिर उससे एडवांस हमें 12th में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको पता है यदि आप अपना सिलेबस देखोगे 11th का और 12th का भी, ये 9th और 10th का भी देखा होगा, तो पार्ट 1 आपको 9th में पढ़ने को मिला, पार्ट 2 आपको 10th में पढ़ने को मिला, 11th में आप पार्ट 3 पढ़ोगे और 12th में जाके आप आईटी में पार्ट 4 पढ़ने वाले हो।
है ना। अब आपकी बुक अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, आपको मैंने सिलेबस में भी बताया है कि जो आपकी बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट बी से बेटा। व्हाई? बिकॉज पार्ट बी ज्यादा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। 60 मार्क्स का पेपर होने वाला है जिसमें से 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा पार्ट बी से और 10 नंबर का पूछा जाएगा पार्ट ए से। सो डोंट पैनिक, पार्ट ए को भी हम कवर करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज्यादा वेटेज रखता है, जो आपके यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा, जो आपसे पीरियोडिक टेस्ट में पूछा जाएगा, आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होने वाले हैं, टेस्ट वगैरह होने वाले हैं, उसके बाद जो टर्म 1 एग्जाम आएगी उसमें जो चैप्टर आपसे पूछा जाएगा वो यही चैप्टर होगा। तो कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट मान लो या कंप्लीट चैप्टर मान लो या फुल चैप्टर मान लो, जो आप समझ सकते हो, आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री वाले पार्ट से कि एक्चुअल कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। अभी कितने बच्चे हैं जो कंप्यूटर की शुरुआत कहते हैं मैम पहले वो कैलकुलेटर डिवाइस चलता था, उससे कैलकुलेशन धीरे 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 इन्वेंट हुआ, या फिर पहले कुछ ऐसे डब्बे टाइप कंप्यूटर्स आते थे, है ना, वहां से कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई है। तो ऐसा नहीं है बेटा, 1940s 1950s से कंप्यूटर्स का आइडिया दिमाग में आ चुका था। जो साइंटिस्ट वगैरह थे, जो ब्रिटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर्स को धीरे धीरे फिर इन्वेंट किया। अब कैसे हुआ? तो सबसे पहला डिवाइस जिससे कंप्यूटर का आइडिया जनरेट हुआ था उसका नाम है एबेकस। एबेकस जो आजकल बच्चा बच्चा जानता है, सीखता है, पढ़ता है, इसके लिए क्लासेस अटेंड करता है, जहां से बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है ना जी। तो यही एबेकस है जहां से कैलकुलेशन की शुरुआत हुई, जहां से दिमाग में आया कि भाई कैलकुलेशन किया जा सकता है, बड़ी से बड़ी डिजिट्स का कैलकुलेशन किया जा सकता है और एक ऐसा डिवाइस बनाया जा सकता है जो कि इजीली कैलकुलेशन कर दे विद इन अ सेकंड, विद इन अ टाइम, ठीक है, और एक्यूरेट आंसर आपको रिटर्न करे। तो बस वहीं से कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई, अबेकस आए, कैलकुलेटर्स आए। देन आफ्टर दैट जो कंप्यूटर्स की जर्नी है उसकी शुरुआत होती है। तो जर्नी ऑफ दैट कंप्यूटर्स स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस हैज लेड अस टुडे टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। नाउ कंप्यूटर वर्ड अब कैसे आया? अभी ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैम ठीक है अबेकस से कंप्यूटर का आइडिया आ गया, बट इसको नाम कंप्यूटर कैसे दिया गया, किस वर्ड के बेसिस पे कंप्यूटर नाम रखा गया? तो अबेकस कंप्यूटिंग डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो बस यही कंप्यूट वर्ड से कंप्यूटर को ओरिजिनेट किया गया। देखो कंप्यूटर इज टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कंप्यूट। किस वर्ड से कंप्यूटर को डिराइव किया गया है बेटा जी? कंप्यूट वर्ड से, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स कैलकुलेट। तो इनिशियली कंप्यूटर का जो यूज किया जाता था वो कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। एक रूम के बराबर बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे जिनमें कुछ डिजिट्स के साथ में सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है जी। बट धीरे 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 क्या होता गया, जैसे जैसे जनरेशंस आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते गए, तो आज आप एक सिंगल चिप के फॉर्मेट में भी कैलकुलेशंस करवा सकते हो। कंप्यूटर, मोबाइल फोन में भी छोटी छोटी माइक्रो प्रोसेसर जैसे चिप्स लगी होती है जिनके बेसिस पे आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस करवा सकते हो, जिसमें ह्यूमंस फेल हो सकते हैं। मशीन आपको एक नैनो सेकंड में, मतलब सेकंड से भी कम टाइम में कैलकुलेट करके दे सकता है। सो कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर प्रोसेस एंड इट डिस्प्ले आउटपुट। तो मेजर जो कंप्यूटर का टास्क होता है वो यही होता है कि कोई भी कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ इनपुट करना होता है, वो प्रोसेस होता है, देन आपको आउटपुट मिलता है। तो आप जनरली आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है कंप्यूटर की तो हम क्या बताते हैं? कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स, कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर प्लेइंग ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आप एक तरीके से उसके एप्लीकेशंस बताने लग जाते हो। जनरली कोई भी आपसे पूछेगा डिफाइन कंप्यूटर तो हम यही बताएंगे एक ऐसी मशीन जिसमें आप ये काम कर सकते हो, जिसमें आप वो काम कर सकते हो, जिसमें आप अपना काम ऐसे आसान कर सकते हो। बट डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो यही होता है कि एक ऐसी मशीन जिसमें आप कुछ डेटा इनपुट करते हो, वो डेटा प्रोसेस होता है बाइनरी फॉर्मेट में, 0 and 1 के फॉर्मेट में, और फिर यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है जैसा आप चाहते हो। सो दिस इज हाउ अबाउट इट्स कंप्लीट डेफिनेशन, जो कभी एग्जाम में आई तो आपको लिख कर आना होगा। सो इट इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स द आउटपुट। तो ये तो बात हो गई हमारी, क्या ये तो बात हो गई मैम कंप्यूटर की डेफिनेशन की। अब कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई एबेकस से। एबेकस इज अ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो कि चाइना में डेवलप किया गया था मेसोपोटामियंस के थ्रू। उसी के बाद फिर मल्टीपल डिवाइसेस आए। जैसे बात करूं मैं, फिर वैक्यूम ट्यूब्स आए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था, ठीक है। अभी आपकी बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी
बहुत बढ़िया बात है, बट ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था जो लार्ज इन साइज होती थी, बड़े बड़े रूम्स के बराबर कंप्यूटर्स हुआ करते थे, लॉट ऑफ हीट्स यहाँ पे जनरेट होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के बाद लाया गया ट्रांजिस्टर्स। किसको लाया गया भाई? ट्रांजिस्टर्स को। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से स्मॉल इन साइज होते थे, हीट तो यहां भी जनरेट होती थी, ठीक है, बट कैलकुलेशंस यहां थोड़ा फास्ट होता था एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन ये भी बिग इन साइज होते थे। उसके बाद बात करें ट्रांजिस्टर्स के बाद तो चिप्स का यूज किया गया जिसको आईसी चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हो आप, ठीक है। तो आईसी चिप्स मतलब इसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स का यूज करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया, एक माइक्रो प्रोसेसर जैसी चिप डिजाइन की गई जिसमें बेसिकली फिर कैलकुलेशन होने लगा यहाँ पे, फिर आपका मैग्नेटिक स्टोरेज को इंट्रोड्यूस किया गया डेटा को स्टोर करने के लिए। फोर्थ जनरेशन में आ गए आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या आ गए? माइक्रो प्रोसेसर, जो अगेन वेरी स्मॉल इन साइज होते थे, वाकई एक छोटी चिप की तरह होता था और इसमें लार्ज नंबर में ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे जिसकी मदद से ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे, स्मॉल इन साइज होते थे, लार्ज कैलकुलेशन करने में हेल्प करते थे। यहां हार्ड डिस्क का इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 फिफ्थ जनरेशन की यदि हम बात करें तो इसमें प्रॉपरली आपको एक कंप्यूटर डिवाइस देखने को मिला कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये तो हम लेटेस्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं, मतलब पहले आपके वो सीआरटी मॉनिटर्स चला करते थे, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखने लग रहे हो कि आजकल तो सिर्फ एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर सारी चीजें इनबिल्ट होती है, प्रोसेसर भी डेस्कटॉप पीसी में लगा होता है, अलग से आपको सीपीयू की भी जरूरत नहीं पड़ती है भाई। लैपटॉप, पीसी, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, नोटबुक वगैरह ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं कि आप उनको रिलायबली या फिर हम बोले फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में यूज कर सकते हो, जहां आप जा सकते हो वहां कैरी कर सकते हो, है ना जी। तो ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है और पता नहीं आगे कितने कमाल दिखाने वाली है टेक्नोलॉजी और कैसे कैसे डिवाइसेस आपको आगे देखने को मिलने हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस एरा में जी रहे हैं वो इंटरनेट एरा है, कंप्यूटर का एरा है और यहाँ हर चीज पॉसिबल है। तो यदि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है तो ही हम सक्सेस पा सकते हैं, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है जी। एआई की दुनिया जैसे आपने सुना है, सो ऑल दिस इज अचीव्ड बाय एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये सब चीजें अचीव कैसे हुई? ये सब चीजें अचीव करने के लिए जितने डिवाइसेस कंप्यूटर्स में लगे होते हैं वो सभी काम करते हैं। मतलब हम बात करें तो कंप्यूटर किससे मिलकर बनाए बेटा? दो चीजों से मिलकर बनाए और वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला होता है आपका यहाँ पर क्या हार्डवेयर जिसकी मैं बात कर रही हूँ और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यदि ये दोनों चीजें प्रॉपरली काम करती है तो कंप्यूटर मशीन आपके काम की है, नहीं तो वो किसी काम की नहीं है। मतलब यदि आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो हार्डवेयर एक डेड मशीन की तरह है, और यदि आपके पास में सॉफ्टवेयर है और कोई हार्डवेयर ही नहीं उन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए तो वो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है उसमें भी यदि सोल प्रेजेंट होगी तो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स वर्किंग में होंगे, और यदि आपके बॉडी में आत्मा ही नहीं होगी तो एक डेड बॉडी की तरह ट्रीट होने वाली। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अपने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं और हर एक हार्डवेयर का अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है जो वो प्ले करता है, और अल्टीमेटली एक गोल इसका होता है कंप्यूटर का कि यूजर को डिजायर्ड आउटपुट रिटर्न करना, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है कि हार्डवेयर वो सारे पार्ट होते हैं जितने फिजिकल कंपोनेंट्स और टेंजिबल कंपोनेंट्स जो आप देखते हो जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा वो सारे डिवाइसेस नहीं बोलेंगे हम, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स और हम बोल सकते हैं कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो आप अपने सिस्टम में यूज करते हो जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, जिनके बेसिस पे आप अपना काम इजी कर सकते हो, तो वो सभी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स क्या हो गया? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इनटेंजिबल होते हैं, जो किसी फिजिकल पार्ट की तरह नहीं होते, आपको दिखते हैं सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन पर, जिनके थ्रू आप अपना काम इजीली कर सकते हो। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ऑनलाइन कैलकुलेटर सब आ जाते हैं। तो ये तो बेसिकली आपकी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अब यदि डिफरेंस भी आता है 2 नंबर में तो आराम से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंस लिखकर आ सकते हो। तो ऑल द डेटा इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर टू द मशीन आर टर्म्ड एज इनपुट। अब जो भी इनपुट आप कंप्यूटर सिस्टम में करते हो, अभी पहले तो सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही इनपुट किया जाता था, लेकिन आजकल आप देख रहे हो कंप्यूटर सिस्टम में वैरायटी ऑफ इनपुट वी कैन सेंड। आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, बायोमेट्रिक सेंसर्स के फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर सकते हो। तो जैसा भी डेटा आप कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हो उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटर सिस्टम, जिसको आउटपुट कहते हैं, और ये आउटपुट जनरेट होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर एक साइकिल के फॉर्म में काम करता है। वो साइकिल क्या है? वो है आपकी आईपीओ साइकिल, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो भी इनपुट आप दोगे वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद में आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये साइकिल कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है। तो अब आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया, ये डेफिनेशन हो गई, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के 2 मेजर कंपोनेंट हो गए। अब बात कर लेते हैं मैम
इसके फीचर्स के बारे में कि आखिर इसके फीचर्स क्या है। तो ध्यान से समझो कि कंप्यूटर्स के अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अदर मशीन्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। व्हाई कंप्यूटर इज डिफरेंट, बिकॉज ऑल दिस फीचर्स आर हैविंग इन कंप्यूटर्स, राइट। फर्स्ट इज स्पीड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, तो यदि आपको मैंने कोई बड़ा नंबर कैलकुलेट करने को दिया तो ऑब्वियस आप टाइम लगाओगे, इतना ज्यादा फास्ट स्पीड में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, गलत भी हो सकता है, एक आधी नंबर मिस भी हो सकता है ना। बट कंप्यूटर स्पीडली फास्टली कैलकुलेशन करता है, एक्यूरेट आंसर रिटर्न करता है विदाउट एनी एरर, और थकता भी नहीं है ना, प्रॉपरली काम करता है। आप दिन भर भी कंप्यूटर मशीन को रन करोगे ना तो भी वो काम करेगी, ठीक है, बिना थके। लेकिन ह्यूमन बॉडी थक सकती है, ठीक है, हम एक ही काम को करने में बोर हो सकते हैं, बट कंप्यूटर बोर नहीं होता है, रिपीटेडली काम को कर रहा होता है, ठीक है। वहीं बात करें मेमोरी की, तो कंप्यूटर के पास में ह्यूज मेमोरी होती है जिसमें वो डेटा को स्टोर कर सकता है। वर्सेटाइलिटी मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकता है, और इसके पास में जो स्टोरेज स्पेस होता है उसमें वो डेटा को परमानेंटली भी स्टोर करता है, और टाइम टू टाइम जब उसको डेटा प्रोसेसिंग के लिए चाहिए तो वो टेम्परेरीली भी डेटा को स्टोर करता है। साथ ही साथ आजकल कंप्यूटर्स को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है मतलब हम काम कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे। जैसे आप रोबोटिक्स वगैरह की बात कर लो, है ना, वो भी क्या होता है, एक तरीके की मशीन ही होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सपर्ट बनाया जाता है कि ह्यूमन कैसे बिहेव करते हैं, ह्यूमन कैसे डिसीजन ले सकते हैं, है ना, उनमें थिंकिंग कैपेबिलिटी को इन्वेंट किया जा रहा है। तो आजकल एआई के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर दी फीचर्स जिसको अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको बस जैसे मैंने बताया वैसे ये सारे फीचर्स याद रखने हैं, जो आप ऑब्वियस ही बातें पहले से पढ़ते आ रहे हो। कुछ नया यहाँ पर फिलहाल इस चैप्टर में अभी तक नहीं है, क्योंकि आगे अब हम ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए न्यू होने वाला है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्ली वर्किंग बताने वाली हूं कि इंटरनली सीपीयू कैसे काम करता है, इंटरनली एक्चुअल में जितने डिवाइसेस वो कैसे कनेक्ट होते हैं। तो अब यदि हम बात करें स्पीड की, तो कंप्यूटर्स आपको हाई स्पीड में कैलकुलेशन करके देता है, मतलब 3 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब आप देखो एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को जो है कंप्यूटर्स प्रोसेस कर सकता है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है वो प्रोसेस कर सकता है। 3 से 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। इतना फास्ट स्पीड कैलकुलेशन यहाँ पे होता है। यदि हम बात करें वर्सेटाइलिटी की, तो जैसे मैंने बताया कि वैरायटी ऑफ जॉब्स एक इजी वे में परफॉर्म कर सकता है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में मूवी देख रहे हो, सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, प्रिंटर से प्रिंटिंग भी निकल रही है, ठीक है, स्कैनर लगा हुआ है, वहां से कोई डॉक्यूमेंट स्कैन भी हो रहा है, तो एट अ टाइम आप 4 से 5 काम अपने कंप्यूटर्स के थ्रू कर पा रहे हो, और जो प्रोसेसर है वो इन सारे टास्क को साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहा है। सो दिस इज द फीचर जिसे हम वर्सेटाइल कहते हैं, कि जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस होता है वो क्या होता है बेटा जी, वर्सेटाइल होता है। सो वन मोमेंट यू कैन टाइप अ लेटर यूजिंग एनी अवेलेबल वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस, अदर मोमेंट यू कैन यूज सम मशीन टू डू कैलकुलेशन, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज और एन ऑर्गेनाइजेशन, और प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट। तो आप एक समय में साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा काम कर सकते हो। अब रही बात एक्यूरेसी की, तो दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता होगा, जब इतना फास्ट कंप्यूटर काम करता है तो कोई गलती तो नहीं करता है? तो बेटा बिल्कुल नहीं करता है। यदि आपने इनपुट में गलती करी है, आपने इनपुट देते समय इनपुट गलत दिया है, तो कैलकुलेशन गलत हो सकता है। लेकिन यदि आपका इनपुट सही है तो कंप्यूटर्स हमेशा आपको एक्यूरेट रिजल्ट ही रिटर्न करते हैं विदाउट एनी एरर। अभी मैंने आपसे कहा, सपोज कि यहां मैंने कुछ नंबर लिख दिया है और कहा इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे? होपफुली आपको 2 मिनट 5 मिनट तो लग जाने इस कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, प्रोसेस करने में टाइम लेता है। साथ ही आप शांति से सॉल्व करोगे तो एक भी मिस्टेक्स नहीं होंगी, और वहीं यदि आप जल्दी जल्दी में इसको हड़बड़ी में सॉल्व करोगे तो इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती है ना। लेकिन वही यही सेम चीजें यही सेम नंबर्स मैंने कंप्यूटर्स को कैलकुलेट करने को कहा, तो उसने नैनो सेकंड्स के अंदर इसको कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। नैनो सेकंड्स जो सेकंड से भी कम समय होता है। तो मतलब यहाँ पे जो आपको आंसर मिला वो फास्ट तो मिला, एज वेल एज एक्यूरेट भी मिल रहा है। विदाउट एनी मिस्टेक कंप्यूटर्स डू अ वर्क विद हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। मतलब डेसिमल के बाद भी जो नंबर आते हैं ना वो भी एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही लाइन लिखी है, नोट दैट एरर्स दैट मे सी इन आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इज नॉट बिकॉज दैट मशीन बिकॉज ऑफ आइदर रॉन्ग एंट्री ऑफ द डेटा। तो यदि एरर होती भी है तो आपने यदि इनपुट रॉन्ग दिया है, दैट वी कैन से कि एरर जनरेट होती है। नाउ डिलीजेंस का मतलब यहाँ पे होता है कि कंप्यूटर जो है एक ही टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने में थकता भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा
क्या कहा कि भाई आपको एक ही आंसर को 50 बार पढ़ना है या 50 बार लिखना है। आप 2 बार 3 बार लिखने में ही क्या हो जाओगे, थक जाओगे। अब मैंने कहा कि मैं एक ही जोक को 10 बार बोलूंगी और 10 बार आपको हंसना भी होगा, तो भाई एक जोक में कितनी बार हंसोगे, एक बार हंसोगे, 2 बार हंसोगे, नहीं ना, फिर आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार बोरिंग है, इसको क्या करना है। बट कंप्यूटर्स डजंट बोर, कंप्यूटर्स कभी भी एक ही काम को करने में थकता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इंटेलिजेंस मशीन। बात समझ में आ गई कि ह्यूमंस थक जाते हैं, है ना, हम लोग बोर होने लगते हैं, बट कंप्यूटर इज नॉट। सो फॉर example, a task of adding 1000 times repeatedly 10,000 times, if it's given computer, it would be able to do the task with same accuracy every time without complaining. It's being asked to do this job over. Okay, तो ये काम वो अगेन एंड अगेन करेगा, जितनी बार आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उतनी बार करेगा, that's why because it is a machine. Okay, now मेमोरी की बात करें तो इसमें लार्ज मेमोरी एरिया होता है जहां पे आप डेटा को स्टोर भी करवा सकते हो। दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज फेमस मशीन, क्योंकि इसमें मेमोरी एरिया होता है, एक ऐसा स्टोरेज स्पेस होता है जहां पे आप बल्क में डेटा को स्टोर कर सकते हो, अपने डेटा का बैकअप लेके रख सकते हो। ठीक है, सो नोटेबल फीचर ऑफ कंप्यूटर इज इट्स मेमोरी। यहाँ पे 2 टाइप की मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, यदि काम करते करते आपने फाइल को सेव नहीं किया, आपने डेटा को स्टोर नहीं किया है, तो डेटा आपका यहाँ पे लॉस्ट हो सकता है। अदरवाइज यदि आपने डेटा को सेव किया हुआ है तो डेटा आपका परमानेंटली यहाँ पर सेव होता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। अब यहाँ पे जब स्टोरेज की बात की जा रही है तो डेटा के परमानेंटली स्टोरेज की बात की जा रही है, और मेमोरी की बात की जा रही है तो वहां पे डेटा जहां टेम्परेरीली स्टोर होता है उसकी बात की जा रही है। तो जब आपको डेटा का बैकअप लेना है ताकि आप फ्यूचर में कभी भी किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास भी मेमोरी होती है, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में भी मेमोरी होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। एक वो मेमोरी होती है जहां पे हमारा पर्सनल डिटेल्स, आधार नंबर, आपका पापा का नेम, मम्मी का नेम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें स्टोर होती है जो हम कभी नहीं भूलते हैं एक्सेप्ट मेमोरी लॉस, है ना जी। और एक वो मेमोरी होती है जहां पे टेम्परेरीली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपने कल क्या खाया था, परसों क्या पहना था, आपने परसों अपनी मम्मा से क्या बात करी थी, लाइक ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो टेम्परेरीली स्टोर होती है। बिल्कुल वैसे कंप्यूटर में भी 2 टाइप की मेमोरी होती है जिसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, नाउ वन इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की बात जैसे मैंने बताई अभी कि नाउअडेज कंप्यूटर इज वेरी मच पॉपुलर डिवाइस। एआई में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर मशीन्स को डिसीजन लेना सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर मशीन्स को एक ह्यूमन की तरह ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक इंटेलिजेंस मशीन के फॉर्मेट में भी काम कर रहा है थ्रू एआई, राइट। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो मैम फीचर्स तो सारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब यदि एग्जाम में कोई फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आराम से लिख कर आओगे, है ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्पीड में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्यूरेसी में कंफ्यूज नहीं होंगे, इंटेलिजेंस और वर्सेटाइल, ये 4 पॉइंट होते हैं जिसमें जनरली कंफ्यूजन होता है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शनैलिटी। अगला चैप्टर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ही है, इसमें हम डिटेल में कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में एक ओवरव्यू हम बोल सकते हैं कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं और इनके क्या रोल होते हैं, सिर्फ इतना डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो कंप्यूटर्स में कुछ 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 4 से 5 ऐसे हार्डवेयर यूनिट्स होते हैं जो जरूरी होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका इनपुट यूनिट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि इनपुट ही नहीं दोगे तो कंप्यूटर प्रोसेस किसे करेगा, तो इनपुट देना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इनपुट के लिए आपको क्या करना होता है, वैरायटी ऑफ इनपुट आप दे सकते हो, जिसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद डेटा आपका होता है जाके मेमोरी में स्टोर। ठीक है, तो मेमोरी मतलब कि यहां पर हम डेटा के स्टोर की बात कर रहे हैं, दैट मींस स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट देने के बाद डेटा होता है आपका स्टोर, और स्टोर होने के बाद में फिर डेटा होता है आपका प्रोसेस। तो यहां हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की, यहां हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की, और प्रोसेसिंग के बाद फिर आपको मिलता है फाइनली रिजल्ट। तो रिजल्ट के लिए हम बात करेंगे यहां पर आउटपुट डिवाइस की। तो टोटल ये 1, 2, 3 और 4 टाइप के हार्डवेयर डिवाइसेस, 4 टाइप के जो मेन कंपोनेंट्स है, ये बहुत जरूरी होते हैं। इनसे ही मिलकर कंप्लीट कंप्यूटर मशीन रेडी होती है। मेरी बात समझ में आई? तो इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर्स में जो भी इनपुट देंगे वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करेगा, और वो इनपुट आपका कन्वर्ट होगा कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। आप जो भी डेटा एंटर करोगे, आपने अपना नाम लिखा, कुछ नंबर्स लिखे, वॉट एवर यू एंटर द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू कीबोर्ड, थ्रू माउस, वो चीजें कैसे कन्वर्ट होगी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, मतलब बाइनरी नंबर 0 एंड 1 में। तो इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो होते हैं आपके कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। इसके अलावा MICR, OCR, बारकोड रीडर, इवन ये जो स्टाइलस मेरे हाथ में, ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस देखते हो, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, ठीक है, और आपका जॉयस्टिक जिससे आप हैंडहेल्ड डिवाइस होता है, रिमोट कंट्रोल्स जो होते हैं, ये सभी इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप कुछ ना कुछ कंप्यूटर्स में इनपुट देते हैं। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर स्टोरेज की।
सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस जहां पे डेटा आपका जाके स्टोर होता है। उससे पहले यदि आपसे प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछ ली गई दैट व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं। आप चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेटा हम कोड करते हैं, हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम आप कीबोर्ड माउस के थ्रू ही एंटर करते हो और वो एज इट इज कोड आपका मशीन में जाता है, कन्वर्ट होता है और जो भी है आपका प्रोग्राम रन होने के बाद आपको आउटपुट विजिबल होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या हुआ? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो या वो टास्क जो आप इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट में कंप्यूटर को कहते हो। आपने कहा इस फाइल को ओपन करना है तो आपने फाइल में जाके ओपन कर दिया, या आपने फाइल ओपन करने के लिए कोई कोड लिखा है तो वो इंस्ट्रक्शंस है जो आप कंप्यूटर को दे रहे हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो जैसे ही आपने डेटा इनपुट किया वो जाकर कहां स्टोर होता है? मेमोरी में। यदि मेमोरी नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं होगी। बहुत ध्यान से समझना, जितना इनपुट डिवाइस इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टोरेज डिवाइस इंपॉर्टेंट है। ये चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम में नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है। एक भी सिस्टम नहीं होगा तो आपका ह्यूमन बॉडी काम का नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी ये जितने यूनिट्स मैंने बताए, इनपुट सिस्टम, आउटपुट यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट, ये चारों चीजें होना बहुत जरूरी है। अब जब यूजर डेटा इनपुट करता है तो वो जाके स्टोर होता है मेमोरी में। तो मेमोरी होती है दो टाइप की, बहुत ध्यान से समझना है ना। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है। वन इज प्राइमरी मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हो आप? मेन मेमोरी भी कहते हो। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को यहां पर आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हो या फिर इसे आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हो। प्राइमरी मेमोरी को समटाइम्स इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो इंटरनल, मेन, प्राइमरी ये एक ही है। एक्सटर्नल और सेकेंडरी और ऑक्सिलरी ये एक ही है। तो किसी भी नाम से पुकारे आपको समझ जाना है कि कौन सी मेमोरी की बात की जा रही है। ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की मेमोरी होती है? ध्यान से समझना। पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। क्या बताएं मैम? अभी तक भी कंफ्यूजन है। 11th में आ गए फिर भी रैम रोम में अच्छे से समझ नहीं पाए होता क्या है। तो आज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। ये फर्दर डिवाइडेड होती है। यदि मैं बात करूं रैम की, तो रैम फिर होती है दो टाइप से, एस रैम एंड डी रैम। ठीक है। और रोम डिवाइडेड होती है फिर दो टाइप से। यदि हम बात करें रोम की, तो रोम होता है आपका पी रोम, ठीक है, ईपी रोम एंड ईईपी रोम। ये इतने टाइप से आपकी मेमोरीज होती हैं जो कि रोम में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज की। यदि मैं सेकेंडरी स्टोरेज की बात करूं तो यहां पे आपके हार्ड डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाता है, सीडी डीवीडी ड्राइव्स आ जाती हैं। उसके अलावा फ्लैश ड्राइव्स आ जाती हैं। जैसे फ्लैश ड्राइव्स की यदि हम बात करें तो आपका जो पेन ड्राइव्स वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड वगैरह होती है, वो सब सेकेंडरी स्टोरेज में आती है जो बैकअप लेने के लिए यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। जैसे ही आपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट किया, वो डेटा जाकर स्टोर कहां होता है? प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है। और कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी रैम में। ध्यान रखना, रैम में जाके स्टोर होता है। तो रैम सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। और रैम में भी दो टाइप की रैम्स होती है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। रोम एक अनदर टाइप की मेमोरी होती है, इसका अलग ही यूज होता है। ठीक है। वो क्या यूज होता है वो भी बताऊंगी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि परमानेंट मेमोरी होती है। जब आपने कोई फाइल बनाई और उसको सेव कर दिया, तो जब सेव कर दिया तो वो कहां जाके सेव होती है? सेकेंडरी मेमोरी में, है ना। फिर आप उसको साल भर बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 घंटे बाद कभी भी एक्सेस करोगे तो वो फाइल आपको अपनी जगह पर मिल जाएगी, क्योंकि उसको आपने परमानेंटली स्टोर कर दिया है और वो अब जाके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डेटा स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी इज डिफरेंटली डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है सीपीयू डायरेक्टली उससे एक्सेस करता है। ठीक है। द इनपुट्स रिसीव्ड बाय द अबव स्टेप्स टू स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। दिस स्टोरेज इज रिलेटिवली फास्ट एंड एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली जो मेमोरी होती है सीपीयू से, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ठीक है। उसमें भी कौन सी मेमोरी कनेक्ट होती है? जिसको हम कहते हैं रैम। तो मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और मेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोसेसर से कनेक्ट होती है। ठीक है। तो अब रैम की बात करें, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान से समझना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा यदि अच्छे से समझ लिया है। तो रैम होता है आपका प्राइमरी वॉलेटाइल मेमोरी।
फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना कि सपोज आप वर्ड पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे कोई पीपीटी बना रहे हो, आपने अभी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर स्टार्ट ही किया था और आपने स्लाइड बनाना शुरू ही किया और लाइट चली गई। सपोज लाइट जब गई तो आपने पावर पॉइंट की स्लाइड अपनी सेव ही नहीं करी या डॉक्यूमेंट अपना सेव ही नहीं करा, और सेव नहीं करा तो जो आपने लिखा था, जितना आपने बनाया था, वो कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज वो उस समय पर कहां था, किस मेमोरी में, रैम में था, जब आप उस पर काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो जब कोई चीज प्रोसेस हो रही होती है तो वो एट दैट टाइम मेमोरी रैम में प्रेजेंट होती है, जहां से सीपीयू डेटा को ले रहा होता है प्रोसेसिंग के लिए, और जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे वो टेम्परेरी वहीं बना रहेगा। अब यदि आपने वो फाइल को सेव कर दिया होता तो वो कहां चली जाती, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है। तो जब पावर जाने के बाद में डेटा आपका उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है, तो वो किस मेमोरी में रहता है, रैम में। इसलिए इसको कहते हैं हम वॉलेटाइल मेमोरी। ध्यान रखना, पावर कट होने के बाद में डेटा डिलीट हो गया तो वॉलेटाइल मेमोरी, पावर कट होने के बाद में डेटा डिलीट नहीं होता है तो वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डेटा डिलीट नहीं हो रहा है तो नॉन वॉलेटाइल, डेटा डिलीट हो रहा है तो वॉलेटाइल। ऐसे याद रखो, कभी नहीं भूलोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज वॉलेटाइल, व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मेमोरी जहां से डेटा डिलीट हो जाता है पावर कट होने के बाद, और नॉन वॉलेटाइल पावर कट होने के बाद में डेटा डिलीट नहीं होता है, दैट इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है। तो पावर सप्लाई होने के बाद में जब डेटा डिलीट नहीं हो रहा है तो नॉन वॉलेटाइल, हो रहा है तो वॉलेटाइल। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है, वॉलेटाइल मेमोरी, जहां टेम्परेरीली डेटा प्रेजेंट है। ठीक है। जब तक कि सीपीयू प्रोसेस कर रहा है तब तक डेटा वहां रहता है। और रैम होती है दो टाइप की, वन इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों की पिक्चर भी मैंने यहां पर लगाई हुई है। जब आप सीपीयू का कैबिनेट खोल के देखते हो ना तो मदरबोर्ड में आपको ये रैम मिलती है, दैट इज डायनेमिक रैम। अब ये होती क्या है मैम, तो समझो डायनेमिक रैम मेन मेमोरी होती है और स्टैटिक रैम एक तरीके से कैश मेमोरी की तरह काम करती है। अभी कैश मेमोरी क्या होता है वो भी आगे समझाऊंगी, है ना। फिलहाल इतना समझो, ये इनएक्सपेंसिव होती है और ये एक्सपेंसिव होती है। ये लेस पावर कंज्यूम करती है और ये मोर पावर कंज्यूम करती है। ठीक है। डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये कैपेसिटर्स से मिलकर बनती है और ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है, तो इसको ज्यादा बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं बनती है। लेकिन ये फास्टर होती है और ये स्लोवर होती है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों में। लेकिन यहां पर यदि हम बात करें तो एस रैम जो होती है वो कैश मेमोरी की तरह काम करती है, जो सीपीयू से फास्टेस्ट वे में कम्युनिकेट करती है एज कंपेयर टू डी रैम। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे रोम की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसा इसका काम है बेटा, नाम है जैसा इसका नाम है ना वैसा इसका काम है। मतलब रीड ओनली, जिसके डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है रैम, उसको कहते हैं रीड राइट मेमोरी, जिसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हो, जहां से आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। अभी आपने कोई पावर पॉइंट की स्लाइड अपने सिस्टम में बनाई, उसको आप डिलीट भी कर सकते हो, उसको आप सेव भी कर सकते हो, तो वो कहां स्टोर हो रहा है, रैम में। दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब सपोज कि आप कंप्यूटर सिस्टम अपना ऑन करते हो। अब जब आप कंप्यूटर सिस्टम अपना ऑन करते हो तो वेलकम स्क्रीन आती है, और वेलकम स्क्रीन के पहले कुछ ब्लैक या व्हाइट कलर की, ब्लैक या ब्लू कलर की स्क्रीन पर कुछ कोड चल रहा होता है ना, जिसमें आप बोलते हो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जो प्रोसेसिंग चल रही होती है वेलकम स्क्रीन आने के पहले, डेस्कटॉप स्क्रीन आने के पहले, उसे कहते हो आप बूटिंग प्रोसेस। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, बूटिंग प्रोसेस, जिसमें कुछ कोड दिख रहा होता है। वो कोड कहाँ स्टोर होता है, वो भी तो कहीं स्टोर होता होगा, तो वो कोड आपका रोम में स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में। जिस कोड को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, उसके कोड को आप बदल नहीं सकते हो। बात समझ में आई। तो यदि लाइट ऑफ भी होती है, गलती से आपने सिस्टम स्टार्ट किया, बूटिंग प्रोसेस चल रही थी और सिस्टम आपने बंद कर दिया, तो क्या हुआ, या सिस्टम लाइट चली गई या पावर सप्लाई बंद हो गया, तो सिस्टम आपका बंद हो गया। अब जैसे ही सिस्टम आप वापस ऑन करोगे तो वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, वो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि रोम इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो होपफुली अब आपको वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल की कहानी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रोम परमानेंटली मेमोरी है, यहाँ पे जो डेटा आपने एक बार लिख दिया वो परमानेंटली स्टोर होता है, स्पेसिफिकली बूटिंग प्रोसेस की यदि हम बात करें। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस में एक्चुअली में देखा जाता है तो जितने भी डिवाइसेस हैं आपके सिस्टम में, जितने सॉफ्टवेयर है, जितने हार्डवेयर है, वो सब चेक होते हैं कि सभी प्रॉपर्ली वर्किंग में है या नहीं है। कंप्यूटर स्टार्ट होने के पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चेक होता है, बायोस को लोड किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है, ताकि सारी चीजें प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही चेक करके फिर आपका सिस्टम ऑन होता है। तो वो जितना भी कोड होता है वो सभी रोम में स्टोर होता है। तो
तो रोम होती है आपकी पहली पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जिस रोम में मेमोरी में एक बार प्रोग्राम कर दिया, एक बार बूटिंग प्रोसेस के लिए कोड लिख दिया, वो फाइनलाइज हो जाता है, फिर उसको नहीं बदल सकते हो। दूसरा होता है ईपी रोम, मान लो आपको अपना रोम जो मेमोरी है उसको कोड चेंज करना है, बदलना भी है, तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, दैट इज अल्ट्रावायलेंट रेज। तो अल्ट्रावायलेंट लाइट के फॉर्मेट में, अल्ट्रावायलेंट रेज के फॉर्मेट में आप जिस रोम में से डेटा को डिलीट कर सकते हो वो है ईपी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक और टेक्निक होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ईईपी रोम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्निक के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्मेट में डेटा को डिलीट करके फिर से रीराइट कर सकते हैं। तो यदि आपको रोम से डेटा को डिलीट करके फिर से उसमें लिखना है, फिर से उसमें डेटा स्टोर करना है, तो स्पेशल टेक्निक के लिए आपको ईपी रोम या ईईपी रोम का यूज करना होगा। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। रैम रोम में डिफरेंस क्लियर। रैम वॉलेटाइल, रोम नॉन वॉलेटाइल। रैम रीड राइट मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम में डेटा टेम्पररी होता है, रोम में डेटा परमानेंट होता है। रैम में आप कोई से भी सॉफ्टवेयर की फाइल क्रिएट कर सकते हो, रोम में सिर्फ बूटिंग प्रोसेस वाला डेटा स्टोर होता है। क्लियर। रैम के 2 टाइप होते हैं, एसरैम डीरैम। रोम के 3 टाइप होते हैं, ई रोम, पी रोम, ईईपी रोम। क्लियर। चलिए, तो डिफरेंस भी समझ में आ गया यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि परमानेंट या बैकअप डिवाइस के नाम से आप जानते हो, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे यदि हम बात करें, इट इज एन एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम, फॉर्म्स एन सेकेंडरी स्टोरेज। फॉर एग्जांपल, जो हार्ड डिस्क होती है आपकी सिस्टम में, जो एसएसडी लगी होती है, पेन ड्राइव वगैरह जो आप कनेक्ट करते हो, मेमोरी कार्ड वगैरह जो कनेक्ट करते हो, वो सभी किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सीपीयू, जिसकी पिक्चर्स आपको यहां पर दिख रही होगी। ठीक है जी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव वगैरह, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। नाउ इसकी बात कर लेते हैं एक और, दैट इज कैश मेमोरी। तो अब ये कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि आखिर ये कैश मेमोरी क्या होती है। इसका नाम ही थोड़ा अजीब सा लगता है सुनकर ही, है ना जी। तो कैश मेमोरी एक अलग टाइप की मेमोरी होती है। जनरली जो रैम में एसरैम होती है ना, वो कैश मेमोरी की तरह ही काम करती है। मतलब सीपीयू को यदि और फास्टेस्ट वे में डेटा चाहिए, है ना, आप चाहते हो कि आपका प्रोसेसर और फास्ट काम करे, उसको जल्दी से डेटा मिल जाए, बिल्कुल भी टाइम उसका वेस्ट ना हो, तो यहां पर सीपीयू के साथ इनबिल्ट कैश मेमोरीज आती है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है लेकिन उतना ही ज्यादा स्पीडली काम करती है। तो टेम्परेली जो डेटा सीपीयू को, प्रोसेसर को अभी चाहिए प्रोसेस करने के लिए, वो तुरंत कैश मेमोरी में मिल जाता है। तो सीपीयू को मेन मेमोरी के पास नहीं जाना होता है, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से डेटा उठाता है। तो कैश इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच इज यूज्ड फॉर कोप अप विद द हाई स्पीड ऑफ सीपीयू। सीपीयू की स्पीड को, सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज प्लेस्ड बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जो रैम और सीपीयू जो होता है ना, प्रोसेसर और जो रैम होता है, उसके बीच में ये मेमोरी प्लेस्ड होती है। अब जब मैं बात करती हूँ सीपीयू की, तो आप सभी के दिमाग में एक कैबिनेट आता होगा कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको आप सीपीयू कहते हैं। तो बेटा ये नहीं होता है, ये सीपीयू नहीं होता है ना। सीपीयू एक्चुअली क्या होता है, कैबिनेट हटाओगे तो पीछे मदरबोर्ड लगा होता है, उसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है ऐसा, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर का डिवाइस होता है जिसको आप प्रोसेसर कहते हो। इंटेल, एएमडी, राइजन के आजकल जो प्रोसेसर्स हैं, ड्यूल कोर वगैरह, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब आप कभी भी कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप परचेज करने जाते हो, तो आपको फीचर्स में सबसे पहले प्रोसेसर ही बताया जाता है कि i5 प्रोसेसर है, i9 प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी कंपनी का है, इंटेल का है, पेंटियम का है, किसका है भाई, एएमडी, राइजन का किसका प्रोसेसर है। तो जो प्रोसेसर आजकल तो बहुत 3-4 टाइप के प्रोसेसर है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हाई स्पीड के अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम को ले सकते हो, है ना जी। तो बात समझ में आया। प्रोसेसर और मेन मेमोरी रैम, इन दोनों के बीच में एक डिवाइस काम करता है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी आजकल इस प्रोसेसर के ऊपर इनबिल्ट आने लग गई है। क्लियर, ये भी आप देखोगे, ये भी आपको कैश मेमोरी का भी फीचर आपको बताया जाएगा। तो अभी क्लियर हो रहा है। तो हाई स्पीड के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए प्रोसेसर की हम यहाँ पे यूज करते हैं कैश मेमोरी। तो ये डायग्राम आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा होगा। दिस इज प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर जिसको कहते हो, ये प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में एक और मेमोरी काम कर रही है जिसको कह रहे हैं कैश मेमोरी। तो अब सीपीयू को मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कैश मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर सकता है प्रोसेसिंग के लिए। और ये सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करती है। प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। यदि आपको प्रोसेसिंग के लिए डेटा उठाना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी से पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगा, प्राइमरी मेमोरी से फिर अगर कैश मेमोरी लगी हुई है तो ठीक है, नहीं तो सीपीयू के पास डायरेक्टली पहुंचेगा। ठीक है, तो इतनी कहानी तो अच्छे से समझ में आ गई। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में आप जाते हो और
और आपको किसी की कंप्लेंट करनी है, आपका कोई फ्रेंड आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है या आपको उसकी कुछ हरकत पसंद नहीं आ रही है, तो आप किससे कंप्लेंट करोगे? सबसे पहले आप अपने क्लास के मॉनिटर से कहोगे। खैर मॉनिटर तो किसी की नहीं सुनता है, तो आप डायरेक्टली अपने टीचर से कहोगे। टीचर से कहने के बाद में आप डायरेक्टली प्रिंसिपल या डायरेक्टर के पास नहीं पहुंच जाओगे, है ना जी। आप एक चेन को फॉलो करोगे, आप एक रूल को फॉलो करोगे। बिल्कुल वैसे ही आप पहले अपनी क्लास टीचर से कहोगे, फिर वहां पे जो भी वाइस प्रिंसिपल होगा उनसे कहोगे, फिर प्रिंसिपल के पास वो बात जाएगी, एंड देन इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो बिल्कुल वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीपीयू भी जो डेटा को उठाता है ना, तो वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से मेमोरी में आता है और उस मेन मेमोरी से ही फिर सीपीयू तक पहुंचता है। तो सीपीयू जिससे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है वो होती है कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। और जिससे इंटरैक्ट नहीं करता है वो कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी। तो अब आपको पिक्चर अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की, और कोई डाउट नहीं होगा, है ना। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोल यूनिट। अभी आपने सुना होगा बहुत सी बार कि सीपीयू एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हो। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का काम करता है ना, ब्रेन एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एग्जैक्टली जो आपकी ह्यूमन बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो ब्रेन होता है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रोसेसर होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। अब इन इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल्स कौन प्रोवाइड करता है? मतलब कैसे पता चलता है कि सीपीयू को मेमोरी से डेटा लेना है? कैसे पता होता है कि मेमोरी को सीपीयू तक ये डेटा पहुंचाना है, या इनपुट डिवाइस से ये डेटा मेमोरी तक आएगा? ये इंस्ट्रक्शंस, ये सिग्नल्स कौन जनरेट करता है? तो यहां पे जो एक्चुअल काम कर रही होती है यूनिट वो होती है कंट्रोल यूनिट। तो एक और यूनिट होती है जो एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन का काम करती है। मतलब कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए, एक डिवाइस की इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल्स दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम, है ना, कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट कर रही होती है। तो इट कंट्रोल्स द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट आ रहा है आउटपुट डिवाइस तक पहुंच रहा है कि नहीं, मेमोरी से प्रोसेसर तक जा रहा है कि नहीं, प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा है कि नहीं, ये सारे काम को देखना, इन सारी चीजों को मैनेज करना सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल यूनिट का काम होता है। जैसे एक कंपनी में मैनेजर नहीं होता है, या आपके घर में आपकी मदर नहीं होती है जो सारी चीजों को मैनेज करने का काम करती है, बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल यूनिट जो होती है वो कंटिन्यूअसली हर एक डिवाइसेस को मैनेज कर रही होती है, जिससे कंप्यूटर का काम फास्ट हो रहा होता है। सो दिस मैनर इन विच द प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, दिस entails deciding the address for which the instructions to be executed to be picked up and the memory location where the data is intermediate result to be stored. तो everything is determined by only कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये जो सिग्नल्स देती है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम आप शुरुआत से कह रहे हो कि कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटिंग के लिए बनाया गया है ना, इनिशियली लार्ज कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई है ना जी। तो एक्चुअल में ये जो कंप्यूटिंग है, ये जो लॉजिक्स का काम है, कंप्यूटर में करता कौन है? तो प्रोसेसर करता है, लेकिन प्रोसेसर में भी कुछ यूनिट्स होती है। जैसे अभी हमने सीयू देखा जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, कंट्रोल यूनिट, वैसे ही एक और यूनिट होती है जिसको कहते हो आप अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो ये प्रोसेसर में ये सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो अपना अपना काम डिवाइड करते हैं और फिर मिलकर सारा काम करते हैं। तो एएलयू का काम होता है जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, या जितने भी लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जितने लॉजिक्स आप अप्लाई करते हो, जितने आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह जो कंप्यूटर्स में होते हैं ना, चुटकियों में एक क्लिक पर, वो सभी किस पर्टिकुलर यूनिट के थ्रू होते हैं? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू। तो इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है तो एक्चुअल में वो बेसिकली एएलयू के थ्रू होती है। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। डेटा को प्रोसेस जब किया जाता है उसमें यदि कोई कैलकुलेशन करना है या कंपैरिजन करना है तो यही यूनिट होती है जो कंपेयर करके, प्रोसेस करके डेटा को स्टोरेज डिवाइस तक वापस पहुंचाती है, ठीक है। अब आ जाती है बात लास्ट में, वो है आउटपुट। कि मैम स्टोरेज डिवाइस भी समझ में आ गया, इनपुट डिवाइस भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन अब आखिरकार आउटपुट कहाँ मिलता है? तो आउटपुट आपको मिलता है आउटपुट डिवाइस पर। तो जब आउटपुट डिवाइस की बात की जाए ना, तो मॉनिटर सबसे पहले आता है टॉप पर। आउटपुट डिवाइस में बात करें तो मॉनिटर टॉप पर आता है। जैसे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कीबोर्ड सबसे टॉप पे आता है, कॉमन डिवाइस होता है। तो कॉमन जो आउटपुट डिवाइस होता है वो मॉनिटर होता है। जो भी चीजें आप इनपुट करते हो वो दिखती कहाँ है? मॉनिटर पे। आउटपुट भी कहाँ जनरेट होता है? मॉनिटर पे। तो मॉनिटर पे जो रिजल्ट आपको दिख रहा होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है, और प्रिंटर दूसरा एक और आउटपुट डिवाइस होता है जिससे जो रिजल्ट आपको मिलता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, ठीक है। तो मॉनिटर पे जो भी चीज दिख रही है उसको आप पेपर पे प्रिंट करके निकाल सकते हो। तो देखो
आउटपुट डिवाइस कुछ लिमिटेड होते हैं, जिसमें मॉनिटर प्रिंटर कॉमन डिवाइस होते हैं, उसके अलावा प्लॉटर होता है, उसके अलावा स्पीकर भी होता है। स्पीकर जो आपको साउंड आउटपुट देता है, कोई गाना प्ले किया आपने, कोई सॉन्ग प्ले किया, अब वो सुनाई कैसे देगा? जब तक साउंड कार्ड नहीं होगा, जब तक स्पीकर कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको वो आवाज सुनाई नहीं देगी, या फिर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा जैसे विंडो मीडिया प्लेयर या VLC प्लेयर, है ना, वो भी तो होना चाहिए, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी होना चाहिए। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, साउंड आउटपुट ले सकते हो। मॉनिटर के थ्रू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ले सकते हो। इसे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में। सो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय कंप्यूटर इज ऑफन डायरेक्टेड टू द डिस्प्ले डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। अदर फॉर्म्स ऑफ डिवाइसेस आर नॉट अनकॉमन। फॉर एग्जांपल द कंप्यूटर में आउटपुट म्यूजिक और वीडियो। क्लियर हुआ? चलिए, तो बात समझ में आ गई इतनी। अब कंप्यूटर्स के कुछ कंपोनेंट्स जो अभी हमने देखे, इनमें आपको ये चीज तो अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई हमारा जो कंप्यूटर होता है वो IPO साइकिल पर बेस्ड होता है, जहां आप कुछ इनपुट देते हो तो कंप्यूटर सिस्टम इनपुट रिसीव करता है, मेन मेमोरी में जाके डेटा स्टोर हो जाता है और प्रोसेसर मेन मेमोरी से डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है। और उसके बाद प्रोसेसर में दो यूनिट्स होती है, एक होती है ALU जो कैलकुलेशंस का काम कर रही होती है, और CU जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही होती है। तो कैलकुलेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ALU और CU का यूज किया जाता है। आफ्टर कोऑर्डिनेशन और आफ्टर कैलकुलेशन जो डेटा होता है वो वापस मेमोरी में आता है, और उसके बाद टाइमली जो CU है वो सिग्नल्स को जनरेट करता है, देन स्टोरेज में आके डेटा वापस स्टोर हो जाता है और फिर आपको आउटपुट यूनिट पे डेटा मिल जाता है। तो ये पूरा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। अब यदि इसको और डिटेल में समझना है तो ये ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से करना है, ठीक है। अब ये ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो। जो भी मैंने अभी तक आपको प्रोसेसिंग बताई है, जो भी मैंने अभी तक आपको डेटा का फ्लो बताया है, वो सभी यहां लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज कि यहां कोई इनपुट यूनिट लगी हुई है और इस इनपुट यूनिट में अब आप डेटा को इनपुट कर रहे हो। मान लो कि आपने इनपुट किया 2+3। क्या इनपुट किया बेटा जी? मान लो आपने इनपुट किया यहां पर 2+3। तो अब ये जो 2+3 है वो मैंने कीबोर्ड से एंटर किया, वो कहां जाएगा? सीधे वो जाएगा सबसे पहले मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में जाएगा बेटा? प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि रैम। कहां जाएगा? रैम में। रैम से क्या करेगा? CPU, जो ये CPU है, ये पूरा CPU है। यहाँ पे जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, यहाँ पे डेटा पहुंचेगा 2+3। और ये पहुंचा कैसे? इनपुट डिवाइस से रैम तक कैसे पहुंचा, रैम से प्रोसेसर तक कैसे पहुंचा? यहाँ पे काम कर रही है एक और यूनिट, दैट इज कंट्रोल यूनिट, जो कि इन सारे डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, ठीक है। 2+3 = 5 ALU ने जनरेट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अब ये जो 5 आंसर है वो फिर कहां जाएगा? मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। मेमोरी में अभी 2+3 था, अब यहाँ पे 5 भी आके स्टोर हो गया, ठीक है। अब यही CU वापस से ऑर्डर देगा कि भाई आउटपुट डिवाइस पे आउटपुट को डिस्प्ले कर दो, तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 5, ठीक है। तो होल प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई। फर्स्ट प्रोसेस इज इनपुट द डेटा, सेकंड इज डेटा स्टोर्ड इन रैम, थर्ड इज डेटा प्रोसेसिंग फॉर ALU। डेटा जाता है कहां पर? प्रोसेसिंग के लिए ALU के पास। ALU प्रोसेस द डेटा, ALU डेटा को प्रोसेस कर लेता है। प्रोसेसिंग के बाद डेटा वापस जाके कहां स्टोर होता है? रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, और वहां से फिर डेटा आपका जाता है आउटपुट यूनिट तक, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट। जितना भी कोऑर्डिनेशन है सभी का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो देखा जाए तो मेन जो यूनिट है CPU में, ALU और CU में, CU इज द मेन यूनिट, ठीक है। प्रोसेसिंग तो काम करेगा ही ALU, लेकिन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इज द बेस्ट थिंग ना। ये नहीं होगा तो सब गलत हो जाने वाला है, ठीक है जी। आगे बात समझ में। सो दिस इज हाउ अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, ड्रॉइंग के लिए भी आता है ना, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो जो भी डेटा आप इनपुट करते हो वो आपको आउटपुट के फॉर्मेट में, एज ए इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में कंप्यूटर सिस्टम से मिलता है। कब? जब यहाँ पे वो मेमोरी में स्टोर होता है और CPU के थ्रू प्रोसेस होता है। क्लियर? तो अब कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीजें दिखती कैसे है, हाउ दिस इज प्लेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर, ये भी एक बच्चों को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है कि मैम आखिर ये जितनी चीजें हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, जो हम बचपन से पढ़ रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने CPU खोल के भी देखा होगा, मदरबोर्ड देखा भी होगा और ये सारी चीजें देखी होगी, बट जिन्होंने नहीं देखा तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने वाली हूँ कि हाउ दिस ऑल डिवाइसेस पुटेड इनसाइड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, ओके, और कहाँ प्लेस्ड होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन मार्केट नाउअडेज। यदि हम बात कर लें डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर की, तो ये पॉपुलरली इनको हम PC के नाम से जानते हैं। लैपटॉप की बात करें तो इसको आप नोटबुक भी कहते हो समटाइम्स, और ये पोर्टेबल भी डिवाइसेस होते हैं, स्मॉल कंप्यूटर्स की तरह होते हैं। आजकल तो बहुत छोटे छोटे लैपटॉप डिवाइसेस भी आने लगे, माइक्रो लैपटॉप्स आते हैं, है ना, और अलग अलग कंपनीज के होते हैं। नाउ इसी
के बाद बात कर लें टैबलेट की, तो अ लाइट कंप्यूटर टू साइज ऑफ हैंडबुक, एक हैंडबुक की तरह होता है ना टैबलेट, फोन की तरह बोल सकते हो आप, राइट। और फोन भी क्या होता है, एक तरीके का मिनी कंप्यूटर ही जैसा होता है जिसमें आप सारे काम कर सकते हो भाई, है ना जी। चलिए नाउ वी लुक एट अ पर्सनल कंप्यूटर। यदि हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, उसमें यदि हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू एक कैबिनेट की तरह दिखता है जिसमें बेसिकली सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एक सीपीयू से आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट होता है, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, जितने डिवाइसेस होते हैं, स्कैनर वगैरह, इन सभी को आप कनेक्ट करते हो। तो ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर के पेरिफेरल्स कहलाते हैं। अब बच्चों को यहां भी डाउट होता है कि आखिर ये पेरिफेरल्स होता क्या है, तो पेरिफेरल्स मतलब ऑल द डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज पेरिफेरल्स। ठीक है, इन सभी में सबसे मेजर रोल जिसका होता है वो होता है प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेसिंग का काम कौन कर रहा होता है, सीपीयू मतलब प्रोसेसर। तो इस तरीके का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखता है जब आप सीपीयू का कैबिनेट खोलते हो। तो पीछे जो मदरबोर्ड लगा होता है उसमें आपको ऐसे बहुत सारे वायर्स दिखते हैं। यहां पर आप देखोगे आप सीडी लगाने के लिए एक सीडी ड्राइव होता है, वैसे आजकल सीडी डीवीडीज का कोई यूज नहीं करता है, बट यदि आप ओल्ड टाइप के कंप्यूटर सिस्टम को सीपीयू को ओपन करोगे तो वहां आपको सीडी डीवीडी ड्राइव्स मिलेंगी जहां पे बकायदा आप सीडी और डीवीडी को इंसर्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे होता है पावर सप्लाई यूनिट जिसके थ्रू आपके सिस्टम को पावर सप्लाई मिलता है ना, आपका सिस्टम ऑन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है। ठीक है, उसी के बाद यहाँ लगा होता है एक और फैन, छोटा सा फैन लगा होता है ब्लैक कलर का। वो फैन क्या करता है, आपके सिस्टम को हीट होने से रोकता है ना। जैसे कि सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वोल्टेज जब उसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो सिस्टम हीटअप होने लगती है और काम वहां पे रुकने लगता है। तो उस प्रोसेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे फैन लगा होता है जो प्रोसेसर को क्या कर रहा होता है, कूलिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि प्रोसेसर जब प्रोसेसिंग करे तो ज्यादा मशीन हीटअप ना हो, ठीक है, हीट प्रोड्यूस ना करे। दूसरा होता है यहाँ पे हार्ड डिस्क लगी होती है। हार्ड डिस्क की बात करें मतलब आजकल तो हम हार्ड डिस्क की जगह पर एसएसडी का यूज करने लग गए, तो आपको 256 GB 1 टेराबाइट तक की एसएसडी आपको मिल जाती है आराम से मार्केट में, जिसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है ना, आप उसका भी यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक्सपांशन कॉर्ड स्लॉट्स होती है और ये कंप्लीट जो है आपका कहलाता है मदरबोर्ड। यहीं पर आप कीबोर्ड, मॉनिटर के वो लगा सकते हो, स्विचेस लगा सकते हो। यहाँ पे लगती है रैम बेसिकली, है ना। रैम को निकालने का लगाने का भी एक अपना तरीका होता है। और यहाँ पे बहुत सारे सीमॉस बैटरीज वगैरह, बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स वगैरह कनेक्ट होते हैं। बहुत स्मॉल से चिप्स भी आपको यहाँ पे लगी हुई दिखती है। तो जनरली इसको आप ऐसे हाथ से छू नहीं सकते हो, है ना। आपको इसके लिए यदि इसको क्लीन करना होता है, डस्ट ज्यादा हो जाती है, तो हम यहाँ पर ब्लोवर वगैरह का यूज करते हैं। तो एयर से ज्यादा इसको आप क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। सो होपफुली आपको पूरा चैप्टर ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक बार जरूर जरा इसको ओपन करके देखना, है ना, कुछ करना मत। यदि आपके पास डेस्कटॉप पीसी है, सीपीयू है, तो आप इसको ओपन करके जरूर देखना क्या ये सारे कंपोनेंट जो मैंने बताए वो प्लेस्ड हैं। वैसे तो होते ही हैं, पर वो कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, है ना जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जिसमें हम इन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो हमने इस चैप्टर का एक तरीके से ओवरव्यू जाना है कि इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना क्या क्या है। तो कंप्लीट यूनिट जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलनी है, उसका पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जिसको हम कवर करेंगे। तो पूरा चैप्टर एक वीडियो में मैंने समझा दिया है। होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं है। जो भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज योर्स। और एक इंपॉर्टेंट बात, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आईटी के और इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल सके। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने आईपीसीएस एआई लिया हुआ है। बेटा अब बरखा मैम के चैनल पर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। डेली का टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे जा रहा है जहां से आपकी वीडियोस कब किस समय आ सकते हैं आप देख सकते हो। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।